हेलो प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग? ठीक हो? मैं आज राहुल परमहंस आप सभी लोगों को कक्षा 10 की विषय विज्ञान का पाठ 1 बताने जा रहा हूँ, जो हमारे पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को आप बहुत ही गौर से समझिएगा, क्योंकि यदि आपकी शुरुआत अच्छी हुई तो आपके अंत भी आपका अच्छा होगा। क्योंकि आपको पता है कि आप लोग इस वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम पर बैठोगे और आपका दुर्भाग्य कहें या कुछ और कहें कि कोरोना वायरस के चलते आपके स्कूल सारे बंद पड़े हैं, तो अब आपकी पढ़ाई कहाँ से हो। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानाचार्य मैडम जी और संचालक सर जी के द्वारा ये सराहनीय कदम उठाया गया है, जिसमें हम सभी टीचर्स लोग ऑनलाइन क्लासेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और इस अवसर को आप अपने हाथ से जाने न दीजिए, जो कि मैं अपने ऑनलाइन क्लास आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल राहुल परमहंस पर लेकर के आया हूँ। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैं राहुल परमहंस आपको आज कक्षा 10 की विषय विज्ञान का पाठ 1 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। तो ये मेरे वीडियो का पार्ट 1 है और जस्ट साइंस की शुरुआत हो रही है, पेज नंबर 1 है। तो इन दोनों को देखते हुए आपको लग रहा होगा कि बस ये शुरुआत है जी। जैसा कि आपको पता होगा कि बायोलॉजी की क्लास आपकी पहले से भी चल रही है, बस केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास नहीं चल रही थी, तो वो भी आज से शुरू हो रही है। तो मैं आज केमिस्ट्री का चैप्टर मैंने आज लिया है, फिर अगले आपको कुछ दिन के बाद में इस चैप्टर को समाप्त करने के बाद में मैं आपको फिजिक्स का भी चैप्टर पढ़ाना शुरू करूँगा। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा और मैं आपको बता देता हूँ कि इस पूरे चैप्टर को आप ध्यान से देखिए, पढ़िए। उसके बाद में अपनी एक, जैसे आप क्लास पर फेयर कॉपी बनाते थे, उस तरह की एक फेयर कॉपी बना करके उस पर इन सारे नोट्स को बहुत ही अच्छे ढंग से सुसज्जित और सुव्यवस्थित अक्षरों का प्रयोग करके बहुत ही सुंदर तरीके से लिखिए और उसकी फ़ोटो हमारे ग्रुप पर भेजिए, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे द्वारा दिए जाने वाले वीडियो पर आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं अब अपने टॉपिक पर आता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हमारे पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आपको बता दूं कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ये क्या होती हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, उससे आप बहुत ही सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर पदार्थ आया, जो कि पदार्थ आप क्लास 9th के चैप्टर पर पढ़ के आए हैं कि पदार्थ क्या होता है। यानी कि हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं होती हैं वे सभी पदार्थ होती हैं। हालांकि मैंने 9th के भी वीडियो अपलोड किए हैं, यदि आपको देखना है तो आप मेरे YouTube चैनल पर वहाँ से 9th की क्लास के साइंस के वीडियो देख सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो कि इस डिफिनीशन को बड़ी ही आसानी के साथ में याद कर लेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों, साइंस याद करने से ही काम नहीं चलता, साइंस को समझना पड़ता है।
साइंस का ज्ञान अधिक समय तक रखने के लिए हमें साइंस को समझना पड़ेगा। उसके लिए हमें साइंस के एग्जाम्पल देखने होंगे कि क्या एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इस पर लिखा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक अधिक गुणधर्म यानी एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उन्हें ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि हमारे पास में कोई दो पदार्थ हैं और उन पदार्थों की हम अभिक्रिया करा दें तो उनसे जो हमको एक नया पदार्थ प्राप्त होगा उसका गुणधर्म इन दोनों पदार्थों से अलग हो। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये आपको पता होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल यानी कि पानी का निर्माण करते हैं। सही बात है, हमको पता है जो पानी का रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो हमारे दो पदार्थ मिले, कौन कौन से मिले प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है वह अत्यंत ज्वलनशील गैस होती है और ऑक्सीजन भी किसी पदार्थ को जलाने में सहायक भूमिका अदा करती है। यानी किसी पदार्थ के जलने पर ऑक्सीजन का होना अनिवार्य होता है। तो इस तर्क से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ज्वलनशील हैं, परंतु इन दोनों से मिलकर जो हमारा एक नया पदार्थ क्या बनता है, जल बनता है। तो यह जल का जो गुणधर्म है इन दोनों से अलग है। ये जलाते हैं तो ये क्या करता है, बुझाता है। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मेरा रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। इसको अब आप समझ चुके होंगे और अब कहीं पर भी आप इसको किसी को भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उदाहरण के बाद में अब मैं आपको बताता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया के कुछ गुण होते हैं जो कि जिनमें से पहला क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से, अब ये जो भौतिक विधि आई हुई है ये आपको लगता होगा कि ये कहाँ से आ गई। तो आपको बता दूं कि भौतिक विधियां भी आपके 9th के सिलेबस पर हैं, जो कि आप 9th से पढ़ के आए होंगे कि भौतिक विधियों से रासायनिक अभिक्रिया को उलटा नहीं जा सकता। यानी कि यदि ये जल है, अब हम जल को फिर भौतिक विधि का प्रयोग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त करें तो ऐसा संभव नहीं है। अब आपको बता दूं कि जो भौतिक विधियां हैं उसके अंतर्गत क्या कहती हैं, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपतन, आवसन, सॉरी यहाँ पर आसवन लिख गया, असल में ये आवसन है, आवसन विधि और अपकेंद्रीकरण, ये सभी विधियां जो हैं भौतिक विधियों के अंतर्गत आती हैं। अर्थात हम वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपतन और आवसन तथा अपकेंद्रीकरण विधि से रासायनिक अभिक्रिया को उलट नहीं सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में मैं अपनी नेक्स्ट डिफिनीशन पर आता हूँ कि आपको बता दूँ कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उस पर क्या क्या शामिल होता है। तो प्यारे बच्चों ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं बस यही चीज़ें रासायनिक अभिक्रिया पर शामिल होती हैं। अब अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई पदार्थ ले रहे हैं
और उसकी रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अब आपको अवस्थाएं भी पता होंगी कि मुख्य रूप से अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। यदि हम गैस की अभिक्रिया करा रहे हैं तो शायद उससे जो हमारा जो नया पदार्थ बनता है वो ठोस हो जाए, तो इस प्रकार से उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन क्या होता है कि यदि अभिक्रिया से पहले हमारा पदार्थ किसी अलग रंग का था और अभिक्रिया के बाद वही पदार्थ हमारा किसी दूसरे रंग का हो जाता है, तो इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कराते समय उनकी रंगों पर भी परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है तापमान में परिवर्तन। अब तापमान में परिवर्तन क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया कराते समय पदार्थों के तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है, या तो वह अत्यधिक हीट हो जाएंगे, या तो वह पदार्थ गर्म हो जाते हैं और या तो वह पदार्थ ठंडे होने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया करने पर उनके तापमान में परिवर्तन होता है। इसके बाद में प्यारे बच्चों अगला पॉइंट है गैस का उत्सर्जन। तो रासायनिक अभिक्रिया कराते समय नए पदार्थ बनते समय कुछ गैसें भी उत्पन्न होती हैं। तो मुख्य रूप से 4 अभिक्रियाओं में शामिल होने वाले परिवर्तन होते हैं कि अभिक्रियाओं में शामिल होने वाले परिवर्तन यानी जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसकी अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है, उसके रंगों में परिवर्तन हो सकता है, पदार्थों के तापमान में परिवर्तन हो सकता है और रासायनिक अभिक्रिया होते समय नए पदार्थ बनने के साथ साथ गैसों का भी उत्सर्जन हो जाता है। तो आई होप बच्चों आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसको आप नोट कर लें और लिखते जाएं, अपने नोटबुक के साथ लिखने के साथ साथ इसको याद भी करें। इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि हमारे दैनिक जीवन में कुछ होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती हैं, जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं। जैसे जो खाना हम खाते हैं वह पचता है, यानी कि जो भोजन का पाचन है वह भी एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरी चीज श्वसन यानी कि सांस का लेना, ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। प्यारे बच्चों आपके समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कि श्वसन में भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके बाद में लोहे पर जंग लगना। तो प्यारे बच्चों लोहे पर जंग लगना भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है और यह अभिक्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है। इसके बाद में अगला है हमारा दही का बनना, यानी कि दही कैसे बनता है, पहले दूध और दूध को फिर जमा करके हम उससे दही प्राप्त करते हैं। तो जो दूध का दही बनना भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिवर्तन हो सकते हैं। अब हमारे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं। इसके बाद में मैं अब आपको बताता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो हमारे भाग लेने वाले तत्व होते हैं, यदि कोई भी चीज़ पर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो उस पर भाग लेते हैं, जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त या किसी एनुअल फंक्शन पर
आप लोग प्रोग्राम करते हैं तो उसमें बच्चे भाग लेते हैं। उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं में दो चीज भाग लेते हैं। पहले होते हैं अभिकारक, ठीक है, और दूसरे होते हैं उत्पाद। ओके, क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो दो पदार्थ, पहले वाले जो दो या दो से अधिक या एक ही पदार्थ जो होता है वो हमारा अभिकारक कहलाता है। और इनके अभिक्रिया होने के बाद में इनसे जो नया गुणधर्म वाला जो पदार्थ बनता है वो हमारा उत्पाद कहलाता है। तो वैसा ही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सिंपल सी डिफिनीशन है, यदि आपके पेपर पर आ जाए अभिकारक किसे कहते हैं तो आपको जस्ट इसका आंसर बस इतना ही छोटा सा देना है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद में बात आती है उत्पाद की। ये मैं अभी आपको एग्जाम्पल में भी बताता हूँ कि क्या होगा। अब उत्पाद जो है, तो उत्पाद हमारा क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, यानी कि पहले तो हमने जो पदार्थ को भाग लिया रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए, जो पदार्थ हमने लिए वो हमारे अभिकारक कहलाए, और उन पदार्थों की अभिक्रिया से जो हमारा नया पदार्थ बनता है वो हमारा क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? उत्पाद कहलाता है। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल पर देख करके इसको समझ लिए। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, जल्दी से बताइए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। तो वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इसमें हमारे अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है। तो देखिए, पहले अभिक्रिया में कौन कौन से हमारे पदार्थ शामिल हो रहे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो दो हैं हमारे, ये पदार्थ शामिल हो रहे हैं। तो इनको हम कहेंगे कि ये हमारे अभिकारक हैं। और इसके बाद में इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में जो नया पदार्थ बनता है वो क्या बन रहा है? जल बन रहा है। अतः हम इस जल को बोल सकते हैं कि ये क्या है? उत्पाद है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हमारे क्या हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक हैं। और इसमें जो जल है हमारा, ये क्या है? ये है उत्पाद। तो आई होप बच्चों आपको अभिकारक और उत्पाद के बारे में भी समझ आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर केमिस्ट्री बता रहे हैं लेकिन अभी इस पर रासायनिक सूत्रों का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बच्चों, वो भी मैं आपको बहुत जल्द ही उन सूत्रों का भी प्रयोग करूंगा आपके सामने, और मैं आपको बहुत ढेर सारे सूत्र भी याद करने के लिए दूंगा। तो आप पेशेंस बनाए रखें और धीरे धीरे करके वीडियो को पूरा देखें। आपके सारे डाउट्स धीरे धीरे मेरे सारे वीडियो में, एक के बाद एक वीडियो में आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहेंगे। अब बात हम करते हैं अभिकारक
उत्पाद। तो हम समझ लिए। अब मैं आपको बताता हूं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, क्योंकि हमको पता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों का रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उनसे एक पदार्थ बनता है। तो इसको यदि हम सिंपल सी भाषा में कर दें तो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद अभिकारकों और उत्पादों को हम जिस रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं वो पूरी अभिक्रिया हमारी रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसा कि आप इस पर देखें, मैंने लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे कि हमको पता है कि हम हाइड्रोजन को किससे निरूपित करते हैं, H से, ऑक्सीजन को O से, सोडियम को Na से। तो उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया को हम जिस पूरे रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं, तो अब इस रासायनिक समीकरण में क्या है कि रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों का, यानी कि पदार्थ जो लेते हैं, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ये सारे हमारे क्या हैं, पदार्थ हैं। लेकिन इन पदार्थों को हम पूरा ना लिख करके इनको एक सूत्र से हम इनको व्यक्त करते हैं, जो कि सूत्र मैं आपको लिखा दूंगा, वो आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। तथा प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था भी दर्शाया जाता है। यानी कि भौतिक अवस्था कि यदि हम किसी रासायनिक समीकरण में कोई पदार्थ ले रहे हैं तो यदि हमने उसकी भौतिक अवस्था का जिक्र किया है तो हम उसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा पदार्थ ठोस है, कौन सा पदार्थ द्रव है और कौन सा पदार्थ हमारा गैस है। तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट यूज करते हैं, जैसे कि पदार्थ की भौतिक अवस्था में हमारा सॉलिड, ये क्या है, ठोस है, सॉलिड यानी कि ठोस है, तो हम उसके प्रतीक या उसके सूत्र के आगे S लिख देते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि यह पदार्थ हमारा सॉलिड है। उसी प्रकार द्रव के, जिसको हम लिक्विड बोलते हैं, उसके आगे हम L लिख देते हैं ताकि हमको पता चल जाता है कि यह लिक्विड है। इसी प्रकार गैस में उसके आगे हम G लिख देते हैं ताकि पता चलता है कि यह हमारा गैस है। और एक जलीय विलयन यानी कि जलीय विलयन है यह, तो उसमें हम एक्वस यानी इसको हम AQ, उस फार्मूले के आगे में हम AQ लिख देते हैं ताकि हम जान जाते हैं कि जो हमारा पदार्थ है वह क्या है, वह हमारा पदार्थ किसी जलीय विलयन है, वह कोई हमारा जलीय विलयन है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि मैग्नीशियम रिबन का वायु बोले तो ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। अब हमको इनका रासायनिक सूत्र या इनका प्रतीक हमें पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, Mg, ठीक है। इसके बाद में ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O, और इनको जो हम गर्म करते हैं तो किसके ऊपर से ऑक्सीजन है तभी ये गर्म होंगे, और इनके रासायनिक अभिक्रिया कराने पर जो हमको उत्पाद प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है MgO। तो प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे कि मैग्नीशियम यानी कि Mg क्या है, Mg को ऑक्सीजन के साथ में इसकी हमने अभिक्रिया कराई तो ऑक्सीजन O2
जब हम इसकी अपक्रिया करते हैं तो हम अब क्रिया को दर्शाने के लिए एक तीर का निशान लगाते हैं, जिससे कि हम जानते हैं कि इसकी और इसकी हम अभिक्रिया करा रहे हैं। अब यदि हमारा अभिकारक एक है तो हम उसी को लिखेंगे, और यदि एक से अधिक अभिकारक होते हैं तो उसको हम एक पदार्थ लिखने के बाद में प्लस का निशान लगा करके दूसरा पदार्थ, और यदि दो से भी अधिक पदार्थ हैं तो फिर प्लस का निशान लगा करके तीसरा पदार्थ लिख देते हैं, जब तक अपक्रिया नहीं होती है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अपक्रिया कराने पर हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है MgO। ये इसका रासायनिक सूत्र है। तो प्यारे बच्चों, ये तो हमने इसकी रासायनिक अभिक्रिया करा दी, लेकिन हमको रासायनिक अभिक्रिया में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि हम रासायनिक अभिक्रियाओं को हमें संतुलित करना पड़ता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया को जब तक हम संतुलित नहीं करेंगे तब तक वह हमारी एक पूर्ण अभिक्रिया नहीं मानी जाती है। तो प्यारे बच्चों, मैं अभी आपको लिख करके ये दिखाता हूँ कि इसको हम किस प्रकार से संतुलित करेंगे। तो अभी हमारी पूर्ण रूप से अपक्रिया नहीं है। अब इसको जब हम संतुलित करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2mg प्लस O2, फिर तीर का निशान लगाएंगे और 2mgO। अब ये हमारी रासायनिक अपक्रिया संतुलित तो हो गई, ठीक है। ये जो हमारी रासायनिक अपक्रिया है यह संतुलित तो हो गई, लेकिन अभी भी यह पूर्ण नहीं है, क्योंकि हमने इसको भौतिक अवस्था में नहीं दर्शाया है। तो अब हम इसको भौतिक अवस्था में दर्शाएंगे। इसके लिए हमें इन पदार्थों को क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हमारी क्या होती है प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम। तो जो मैग्नीशियम है ये हमारी एक धातु होती है जो कि क्या है, कठोर है, सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, सॉलिड के लिए क्या सिंबल दिखा सकते हैं हम, S। तो हम इसको लिख सकते हैं 2mg और ब्रैकेट में S लिख देंगे, यानी कि ये क्या है, ठोस है। फिर हमने प्लस का निशान लगाया। अब ये जो O2 है ये हमारी क्या है, गैस है। तो इसको हम लिखेंगे O2 और ब्रैकेट में दूर साइड में लिखेंगे G, यानी कि ये क्या है, हमारी गैस है। और फिर तीर का निशान लगाएंगे और ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो 2mgO है ये क्या है, सॉलिड है, ये हमारा ठोस है। तो इस वजह से इसके आगे हम क्या लिख देंगे, S लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, लेकिन यदि ये आपको समझ में ना आया हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको ये कि मैंने यहाँ पे यहाँ दो क्यों लगा दिया, यहाँ मैंने 2 का गुणा क्यों करा दिया, तो ये एक रासायनिक समीकरण संतुलित करने की प्रक्रिया होती है, जिसको कि मैं आपको अपने अगले वीडियो के पार्ट 2 में बताऊंगा, ठीक है बच्चों, जिसमें आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है ये भी आप सीखेंगे। तो फिलहाल अभी तक जो मैंने रासायनिक समीकरण बताया है उसको आप जान जाइए, और रासायनिक समीकरण हमारा पूर्ण कब होता है, केवल यह स्टेप हमारा रासायनिक समीकरण नहीं होता, ये हमारा एक प्रकार से ढांचा है जिसको कि हम बोलते हैं
कंकाली, कंकाली समीकरण। ठीक है, ये अब ये जो है हमारा, ये क्या होगा, ये संतुलित, इसको हम बोल सकते हैं संतुलित, मगर ये पूर्ण तो है नहीं, तो इसको हम बोलेंगे संतुलित समीकरण। परंतु अभी भी ये पूर्ण है क्योंकि हमने इसको भौतिक अवस्थाओं में नहीं दर्शाया है। तो भौतिक अवस्थाओं में दर्शाने के बाद में ही ये हमारा समीकरण संतुलित और पूर्ण होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि संतुलित या पूर्ण रूप से संतुलित समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये होता है। अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में समीकरण को संतुलित करना बताऊंगा। तब तक आप लोग घर में ही रहकर पढ़ाई करें। ठीक है बच्चों, और मेरे यूट्यूब चैनल राहुल परमहंस को देखें, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय। मैं आपसे जल्द ही अपने नेक्स्ट वीडियो पर मिलूंगा, और मुझे ये सारे वीडियो के नोट्स आप लोग बना करके उसकी फ़ोटो को खींच करके ग्रुप पर भेजिए, ताकि मैं जान पाऊँ कि कितने लोग मेरे द्वारा पढ़ाए गए चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और उसके साथ साथ आप इस वीडियो का फीडबैक भी दीजिए कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह वीडियो आपको कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया है। वह सब पूरे नोट्स के साथ में आप उसका वीडियो बना करके मुझे दें। मैं आपको अपने अगले वीडियो में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाऊंगा, जो कि बहुत ही आसान विधि के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा और आप बड़ी ही आसानी से उसको समझ पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, और अब आपका काम शुरू है। आप नोट्स बनाएं और इतना पूरा याद करें। आपको पता है कि आपके टेस्ट भी होने हैं, और टेस्ट के लिए आपका एक दिन भी निर्धारित किया गया जो कि संडे का दिन है। तो संडे को जो टेस्ट लिया जाएगा वो अभी तक आपको जितने भी वीडियोज प्रोवाइड किए गए हैं उन्हीं से रिलेटेड ही टेस्ट लिया जाएगा। तो ध्यान से पढ़ें और मन लगा करके पढ़ें। ठीक है बच्चों, गुड बाय, स्टे होम, सेव लाइफ। घर पर ही रह करके पढ़ें, कहीं घर से बाहर जाने का प्रयास ना करें। थैंक यू।